नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता मीणा, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। स्टूडेंट्स, हम चर्चा कर रहे थे शिखर राजने पर कि शिखर राजने क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि शिखर राजने के समर्थन में क्या तर्क दिए जा सकते हैं, अर्थात क्या इसके लाभ हो सकते हैं, और शिखर राजने के क्या दोष हो सकते हैं या विरोध में इसके क्या तर्क दिए जा सकते हैं। देखिए, ये तो हमने स्पष्ट कर लिया कि शिखर राजने होता क्या है, अर्थात जब राजने देश के राज्याध्यक्ष या सर्वोच्च अधिकारी किसी राजने में भाग लेते हैं तो वो शिखर राजने कहलाता है या उसे शिखर राजने की संज्ञा दी जाती है, जिसकी अपनी विशेषताएं हैं, जिसमें यह है कि भाई इसमें राज्य और सरकार के प्रमुख नीति निर्धारित और प्रमुखों को द्वारा नीति निर्धारित की जाती है ना। मुख्य कार्यपालिका अधिकारी या सर्वोच्च अधिकारी इसमें भाग लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं उनकी होती हैं, शिखर सम्मेलन उनके होते हैं। लेकिन साथ साथ इसके लाभ की अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि इससे शिखर सम्मेलनों से राज्याध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों अथवा सर्वोच्च अधिकारियों के व्यक्तिगत संबंध घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण बनते हैं। फलस्वरूप दो देशों की सरकारों और जनता के आपसी संबंधों में भी मधुरता आती है। इसी प्रकार किसी समस्या पर राज्याध्यक्ष तुरंत आपसी विचार विमर्श करके समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि डिसीजन जो पावर होती है वो उनके हाथ में होती है। और जब दोनों सुपर पावर या शक्तियां देशों की मिलती हैं तो वो डिसीजन लेने में भी निर्णायक सिद्ध होती है। तुरंत निर्णय लिए जा सकते हैं क्योंकि चोटी के नेता उपस्थित रहते हैं जिनके हाथ में निर्णायक शक्ति होती है। साथ ही तीसरी बात यह है कि शिखर राजने द्वारा सिद्धांत रूप में समझौता कर लिया जाता है और विस्तार संबंधी कार्य नीचे राजनयिक स्तर पर छोड़ दिए जाते हैं। इसके अलावा यदि परंपरागत राजनयिक तरीकों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो इसका समाधान शिखर राजने द्वारा शीघ्रतापूर्वक किया जा सकता है। शिखर राजने की ओर सारे संसार का ध्यान आकर्षित रहता है तथा इसकी गतिविधियों एवं उपलब्धियों का विश्व राजनीति पर त्वरित प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा शिखर राजनेता अपने व्यक्तिगत संपर्कों द्वारा, समाचार पत्रों द्वारा और इसको और भी बढ़ा सकते हैं, जिससे भविष्य में समस्याएं पैदा ही ना हो तथा गंभीर ना बने। शिखर राजने के विरोधी सिस्ले हेडलिस्टन ने भी यह स्वीकार किया है कि शिखर राजने में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान की लगन प्रतीत होती है और उसके द्वारा इस दिशा में आवश्यक जन समर्थन अर्जित करने का आभास मिलता है। थेयर का मत है कि समस्याओं की जटिलताएं और बढ़ती हुई बहुपक्षीय समझौते की आवश्यकताएं शिखर राजने द्वारा ही सुलझाई जा सकती हैं। अर्थात इसके गुणों की जब हम चर्चा करते हैं तो स्पष्ट है कि जब किसी देश के दो शिखर या सर्वोच्च शक्तियां आपस में मिलती हैं तो कोई भी समझौता या संधि या फैसला जो है वो तुरंत किया जा सकता है, समय की भी बचत होती है ना। और इसके अलावा विश्व राजनीति में इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है कि किसी भी घटनाक्रम को लंबे खींचने की बजाय तुरंत उस पर फैसला हो जाता है। लेकिन साथ ही इसके अपने दोष भी हैं, इसके अपने विरोध में भी तर्क दिए जा सकते हैं, जिसमें है कि प्रख्यात लेखक हेरल्ड निकलसन का मत है कि आधुनिक प्रजातंत्रीय राजने का वह स्वरूप जिसमें राजनीतिज्ञ व्यक्तिगत रूप में वार्ताओं में भाग लें, राजनीतिक व्यवस्था का भयंकर अभ्यास है। शिखर राजने के जो दोष हैं अथवा उसके विरोध में जो तर्क दिए जाते हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है कि राज्याध्यक्ष या प्रधानमंत्री स्वयं ही विदेश मंत्री या राजकीय प्रतिनिधियों का कार्य संपन्न करने लगे तो इससे नियमित विदेश सेवाओं का मॉरल गिर जाएगा। भाई, विदेश सेवा के लिए विदेश मंत्री होता है, विदेश सेवाओं के लिए विदेशी मतलब फॉरेन जो ऑफिसर होते हैं अपने वो होते हैं। लेकिन अगर सारे कार्य ही विदेश सेवा के कार्य भी, देश के भी कार्य, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते सारे कार्य अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही करने लगे तो विदेश सेवाओं का अस्तित्व जो है या विदेश सेवाओं का जो मॉरल है वो गिर
गिर जाएगा या उसका जो वैल्यू है वो घट जाएगी। नंबर 2 है कि कभी कभी इसमें निर्णय अत्यधिक जल्दबाजी में लिए जाते हैं। शिखर सम्मेलन प्राय 2 अथवा 3 दिन के लिए होते हैं और कभी कभी तो 1 अथवा 2 या कुछ घंटों के लिए ही होते हैं। इतना अल्प समय तो किसी भी सामान्य समस्या के लिए ही कम है, तो जटिल समस्याओं के समाधान के लिए तो निश्चित रूप से ही ये कम होता है। अतः ऐसे सम्मेलनों में लिए जाने वाले निर्णयों में परिपक्वता नहीं रहती। देखिए, कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का, तो कोई भी कार्य, कोई भी डिसीजन अगर जल्दी में लिया जाता है तो डिसीजन में जो परिपक्वता होनी चाहिए उसकी कमी कहीं ना कहीं नजर आती है। यही कारण है कि अधिकांश शिखर सम्मेलन समस्याओं के समाधान में असफल हो जाते हैं। नंबर 3 है कि शिखर सम्मेलनों में राज्याध्यक्षों, विदेश मंत्रियों आदि का जो अतिशय सम्मान होता है, इससे उनके अहंकार और घमंड में वृद्धि होती है और विवेक कम होता है। उक्त वातावरण में लिए गए निर्णय फलदायक कम सिद्ध होते हैं। नंबर 4 है कि जल्दी निर्णय लेने के कारण यह संभव है कि मुख्य कार्यपालिका को विचार के लिए या विचाराधीन विषय पर पूरी सूचना प्राप्त न हो सके, तो जल्दबाजी में निर्णय लेना अच्छे संकेत नहीं हो सकते। इसी के साथ ही संधि वार्ताकर्ता के रूप में मुख्य कार्यपालिका व्यक्तिगत रूप से बन जाती है तथा अंतिम निर्णय उसे मानना ही पड़ता है। इसके अतिरिक्त नंबर 6 पर है कि यह राजनय में यह जोखिम है कि यदि मुख्य कार्यपालिका अयोग्य तथा अंतर्राष्ट्रीय संधि वार्ता के क्षेत्र में अनभिज्ञ है तो गंभीर राष्ट्रीय अहित हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सारे राष्ट्र अध्यक्ष हर फील्ड में परफेक्ट हों, डिसीजन लेने में परफेक्ट हों। कई बार ऐसा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उतनी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को नहीं होती जो राष्ट्र के लिए जरूरी हो। तो ऐसे टाइम में कभी कभी अनभिज्ञ जो लोग हैं वो राष्ट्रीय अहित भी कर देते हैं। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट अपन ले सकते हैं कि शिखर राजनय पूरी तरह से खुला, नाटकीय तथा समाचार पत्रों पर आधारित होता है। फलस्वरूप मुख्य कार्यपालिका के व्यक्तित्व पर कीचड़ उछाले जाने की संभावना बनी रहती है। इसके विपरीत यदि इसमें गोपनीयता बरती जाए तो मुख्य कार्यपालिका की नीति, स्थिति एवं रियायतों के प्रति संदेह से देखा जाता है। शिखर राजनय में मुख्य कार्यपालिका के स्तर एवं सम्मान की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इसके अंतर्गत बड़े राज्य के अध्यक्ष को एक ऐसे साधारण राज्य के ऐसे पदाधिकारी से मिलना पड़ता है जो मुख्य कार्यपालिका होते हुए भी उसकी अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था में उतना सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं होती। नेक्स्ट है कि शिखर राजनय का सबसे गंभीर दोष यह है कि यह गलत आशाओं एवं आकांक्षाओं को उभारता है। जब देश की मुख्य कार्यपालिका राजनय में सक्रिय हो जाती है तो महत्वपूर्ण तथा निर्णायक परिणामों की आशा की जाती है। ऐसा ना होने पर जनता की आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को गंभीर आघात पहुंचता है। विरोधी दल इसका राजनीतिक लाभ उठाते हैं तथा उचित समझौतों के मार्ग में बाधक बन जाते हैं। शिखर राजनय की कुछ अन्य कमियां डॉक्टर राय ने इस प्रकार बताई हैं कि राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री आदि शिखर राजनय का उपयोग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने एवं विश्वव्यापी स्थान बनाने के लिए भी करते हैं, न कि सहयोग और समस्याओं के समाधान के लिए। इस राजनय का उपयोग प्रचार के लिए भी किया जाता है। ऐसी स्थिति में शिखर सम्मेलन एक महत्वाकांक्षी नेता के हाथों में विजय प्राप्त करने का साधन बन जाता है, न कि न्यायोचित समझौते का आधार। शिखर राजनय का उपयोग मतभेदों को अधिक प्रकट कर देता है। इन्हें बुलाने से जो आशाएं जागृत होती हैं वे शायद ही पूरी हो पाती हैं। साथ ही कभी कभी एक पक्ष इस डर से कि कहीं वह शिखर सम्मेलन की असफलता के लिए बदनाम ना हो जाए, ऐसी छूट व सुविधाएं दे देता है जो ठंडे दिमाग से सोचने पर वह कभी भी नहीं देता। इसमें समय व धन दोनों का ही अपव्यय होता है तथा साथ ही शिखर अधिकारियों की अनुपस्थिति में राज्य में लिए जाने वाले निर्णय में देरी होती है। अनुमानतः यह कहा जा सकता है कि अधिक समय तक विदेश मंत्री की अनुपस्थिति उसके विभाग को
उसके योग्य नेतृत्व से वंचित करेगी। परिणामतः निर्णय प्रक्रिया में देरी लगेगी। संकट के समय तुरंत निर्णय लेने की बजाय विदेश मंत्री के लौटने का इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ ही यह मान्यता भी है कि शिखर राजनय के माध्यम से राज्याध्यक्ष आदि एक दूसरे के मित्र हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है। क्या 2 या 3 दिन का सम्मेलन इन्हें एक दूसरे के इतने निकट ला सकता है कि उनमें मित्रता स्थापित हो जाए? यह तर्क इस प्रकार से शिखर सम्मेलनों में जाने से राज्याध्यक्ष आदि उस देश के नागरिकों को जान लेता है, ठीक प्रतीत नहीं होता। अर्थात ये तर्क दिया जाता है ना कि भाई शिखर सम्मेलन में जब राज्याध्यक्ष मिलेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे, दोस्ती हो जाएगी, वहाँ के लोगों को भी जानेंगे। लेकिन क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि कोई देश इतना बड़ा है और एक दिन में या 2 दिन के शिखर सम्मेलन में कोई प्रधानमंत्री समस्त देश को जान ले या इतनी जल्दी आसानी से उनमें दोस्ती हो जाए? देखिए, ये बात तो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कि कोई भी देश दोस्ती निस्वार्थ नहीं करता, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हित उसमें जुड़े होते हैं। तो कई बार शिखर सम्मेलन जो है वो किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचते, उनके राष्ट्रीय हित भी उनके आड़े आ जाते हैं, कई बार ईगो भी आड़े आ जाता है, और कई बार डिसीजन जिस हिसाब से होने चाहिए थे उस हिसाब से डिसीजन नहीं होते। इसके अलावा शिखर सम्मेलन के पूर्व उसकी सफलता के लिए कभी कभी छोटे सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं जिसमें निम्न स्तर के अधिकारी भाग लेते हैं। ये महीनों चलते हैं परंतु फिर भी कोई निर्णय नहीं ले पाते और अंत में इन्हें बर्खास्त करना पड़ता है। इनकी असफलता मूल सम्मेलन को भी स्थगित कर देती है। अर्थात हम कहते हैं ना कि शिखर सम्मेलन में समय का बचाव होता है, या फिर आपसी देशों में दोस्ती बढ़ती है, साझेदारी बढ़ती है, वहाँ की जनता में सहयोग बढ़ता है। लेकिन ये बात ठीक है, कुछ सीमा तक ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित से ऊपर कुछ भी नहीं होता। प्रत्येक देश के लिए कोई भी शिखर सम्मेलन अगर होता है, कोई भी संधि समझौते अगर होते हैं, तो उसमें राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि शिखर सम्मेलन किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते और वो समाप्त भी हो जाते हैं, क्योंकि संबंधित देश के राष्ट्राध्यक्षों के चाहे वैचारिक मतभेद अपन कहते हैं या विचारधारा में मतभेद हम कह सकते हैं, या कई बार नहीं बैठता दोनों का आपसी तालमेल, तो भी ये सम्मेलन सफल नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ सुझाव हैं कि शिखर सम्मेलनों को हम सफलता की सीढ़ी मान सकते हैं या सफलता के लिए आवश्यक मान सकते हैं। देखिए, कुछ पहली बात तो इसमें यह है कि इनकी सावधानी और सतर्कता के साथ ही तैयारी अपेक्षित है। अर्थात जब कोई भी शिखर सम्मेलन होता है तो उसकी पूरी तैयारी पहले ही कर ली जानी चाहिए, ताकि बाद के लिए कोई भी गुंजाइश इस तरह की ना रहे। इसके अलावा एक हम ये कह सकते हैं सुझाव के रूप में कि शिखर वार्ता की सफलता के लिए राष्ट्राध्यक्षों के वांछित धैर्य और सहनशीलता की भी अपेक्षा रहती है। अगर राष्ट्राध्यक्षों के स्वभाव में उतावलापन अथवा तुनक मिजाजी है तो सम्मेलन असफल हो जाएगा। अतः राष्ट्राध्यक्षों में विवेक और परिपक्वता की स्थिति ही किसी भी शिखर सम्मेलन को सफल बनाती है, तथा इसी राष्ट्राध्यक्षों को उन्हीं विषयों पर शिखर वार्ताएं संपादित करनी चाहिए जिन पर शिखर वार्ता से पूर्व व्यापक सहमति हो गई हो। साथ ही शिखर सम्मेलन में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों और उसके बाद जारी की जाने वाली संयुक्त विज्ञप्ति पर विशेषज्ञों की राय का महत्व दिए जाना चाहिए। इसके अलावा शिखर सम्मेलनों का आयोजन करना अत्यंत जोखिम भरा होता है। इसकी असफलता पर समस्या और भी जटिल हो जाती है और राष्ट्रों के आपसी संबंधों में और भी कटुता आ जाती है। अतः अत्यंत अपवाद वाली परिस्थिति में भी इसका आयोजन किया जाना चाहिए। मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही शिखर सम्मेलन होने चाहिए, वरना विदेश नीतियाँ, विदेश सेवाएं या फिर राजनयिक द्वारा भी ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार शिखर सम्मेलन क्या होते हैं, शिखर सम्मेलन के गुण और दोषों के साथ हमने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।